Hello everyone, myself Rajesh Kumar and today we are continuing our chapter number 3 electrochemistry बच्चों. In the previous video we studied what is electrochemistry and what is conductor and insulators and electrolytes बच्चों. In this is the second lecture or second video of our chapter electrochemistry and today we are going to study metallic and electrolytic जो conductors होते हैं and कंडक्टर एंड कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, कनेक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बारे में हम स्टडी करेंगे बच्चों. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है. आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बच्चों. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये जो मैं डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं इन दोनों के बीच में. तो मेटालिक जो कंडक्टर है, डिफरेंस स्टडी करने से पहले बच्चों हम इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है ना. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये मेटालिक जो है मेटल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं. और इसके अंदर क्या होगा बच्चों की जो एटम है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है. जैसे कि ये एटम ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, ठीक है ना, वैकेंट स्पेस के अंदर, और ये पॉजिटिव कैटायन बन गया बच्चों, ठीक है ना. इसी तरह हमारे पास सेकंड एटम होगा, ये कैटायन इलेक्ट्रॉन फ्री, कैटायन और इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है ना. इसी तरह कैटायन और इलेक्ट्रॉन फ्री बच्चों, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन फ्री. ये हमारे पास कैटायन है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है बच्चों, ठीक है ना. यानी एवरी एटम जो है उसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस वाले ये फ्री हो जाते हैं. अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको सारे जो एटम है, ये जो पॉजिटिव कैटायन है इनको हम कर्नल्स बोलते हैं, कर्नल्स. और ये क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन को सारे जो कैटायन है वो अट्रैक्ट करेंगे, कर्नल्स अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो बॉन्ड बन जाएगा इन एटम्स के बीच में वो होता है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड बच्चों, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना. यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ सारे कर्नल अटैच्ड है. अब इलेक्ट्रॉन तो ये इस एटम का है, पर क्या हुआ कि इसको सारे ही अट्रैक्ट करेंगे, जो इसको सराउंड करेंगे वो सारे इसको अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है ना. तो इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास एटम अटैच हो जाएंगे, वो क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड. और जैसे ही आप इसको सर्किट के साथ जोड़ेंगे, मेटालिक कंडक्टर में कौन आता है बच्चों, जैसे कि मेटल होती है हमारे पास, वायर होते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है. तो जैसे ही आप इसको एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास पॉजिटिव पोल है और ये हमारे पास नेगेटिव पोल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर हो गया. और इलेक्ट्रोलाइटिक होता है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जब करंट फ्लो करवाना है आपको, ठीक है ना. सॉल्यूशन के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है बच्चों. इसमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है आपको. आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके आयन बनते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स बनेंगे बच्चों, ठीक है ना. और आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगा करके और करंट जो है वो फ्लो करवाओगे, ठीक है. आपने ये करंट फ्लो करवाया, तो ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. तो ये हमारे पास होगी कैथोड और ये हो जाती है बच्चों एनोड. पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना. अब क्या होगा, जैसे आप बैटरी को ऑन करोगे ना, तो ये वाले जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव सारे जितने भी आयन हैं उनको अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना. तो जैसे ये आयन फ्लो करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा बच्चों, ठीक है. तो इनको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. जब सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो करवाना होता है, लिक्विड स्टेट में करंट फ्लो करवाना होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बच्चों. तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, मेन बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि इसके अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो, आपके पास आयन फ्लो करता है बच्चों, ठीक है ना. फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ठीक है ना. फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन फ्लो, ठीक है ना. और इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है ना. फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि सब्सटेंस नॉट डीकम्पोज, सब्सटेंस नॉट डीकम्पोज, इसके अंदर कोई सब्सटेंस डीकम्पोज नहीं होता. जैसे कि कॉपर की वायर है और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉपर की वायर वहाँ से डैमेज नहीं हो जाएगी, ब्रेक नहीं हो जाएगी, ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या होगा, सब्सटेंस नॉट डीकम्पोज, सब्सटेंस जो है आपका डीकम्पोज नहीं होगा. इसके अंदर हमारे पास सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाता है, सब्सटेंस डीकम्पोज, ठीक है ना. डीकम्पोजिशन होती है और मैटर फ्लो करती है बच्चों, डीकम्पोजिशन, सब्सटेंस डीकम्पोज बच्चों, ठीक है ना.
यानी सब्सटेंस जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपने लिया, तो क्या होगा, ये सोडियम में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो इसके आयन बनेंगे और फिर ये जैसे इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, ये पॉजिटिव यानी सोडियम पॉजिटिव इसके पास जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, और इससे ये जो हमारे पास एनायन है ये इस इलेक्ट्रोड के पास जाकर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये वही हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना। तो अनएसियल जो सब्सटेंस था ये आपके पास क्या हो गया, डिकम्पोज हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। थर्ड इफेक्ट हमारे पास रहता है टेम्परेचर का, कि इसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो रेजिस्टेंस जो है या फ्लो ऑफ करंट जो है ना, जो फ्लो ऑफ करंट जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें करंट का जो फ्लो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास कर्नल है ये वाइब्रेट करते हैं बच्चों ऊपर नीचे, और जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा इंक्रीज करोगे ना उतनी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, और वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से हमारे पास मेटालिक जो कंडक्टर होते हैं ना, उनके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है ना। पर इनमें आप अगर टेम्परेचर जो है ना उसको इंक्रीज करोगे ना तो आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी जो है आयन की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आयन का फ्लो फास्ट हो जाएगा, तो कंडक्टेंस जो है, जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, दूसरा क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जिसकी वजह से हमारे पास फ्लो जो है ना उसमें रेजिस्टेंस एग्जिस्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोसिएट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये दो रीजन है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं ना उनमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट फ्लो इंक्रीज होता है, और इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट फ्लो डिक्रीज कर जाता है बच्चों। तभी तो हमारे पास जैसे कि समर होती है तो समर के अंदर वायर जो है ना वो ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, करंट का फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेटालिक कंडक्टर। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस क्या है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसके अंदर जो वायर में रेजिस्टेंस होता है वो होता है बच्चों वाइब्रेटिंग कर्नल की वजह से, वाइब्रेटिंग कर्नल की वजह से होता है। ठीक है ना। ये कर्नल्स जो होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज वाले जो एटम का पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपना फ्री कर दिया तो पीछे कैटायन बच गया, कर्नल बच गया, तो ये जो कर्नल जैसे वाइब्रेट करेगा ना तो वो रेजिस्टेंस का रीजन है। इसमें रेजिस्टेंस के रीजन कई है बच्चों। ठीक है ना। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, जिसके आप बोलते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो गया। सेकेंड हमारे पास सोल्वेशन होता है बच्चों, कि आयन अगर वाटर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना रखी है ना तो कम फ्लो करेगा, ये भी रेजिस्टेंस है। और थर्ड हमारे पास होता है बच्चों, एक तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी, सोल्वेशन हो गया, और इसके बाद विस्कोसिटी। ठीक है ना। यानी कि आपने जो सॉल्वेंट लिया है ना इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है या कम है, थिक है या थिन है। ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आयन कम फ्लो करेगा, कम है तो इसमें आयन का फ्लो ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है मेटालिक कंडक्टर के अंदर बच्चों। ठीक है ना। और ज़्यादा इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो है ना वो भी आप इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है बच्चों। तो दिस इज ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों। ठीक है ना। ये स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होगा। वायर के अंदर तो हम नहीं स्टडी करेंगे, वायर के अंदर तो फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना। कि सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है बच्चों। तो जैसे कि रेजिस्टेंस हमारे पास ओम्स लॉ होता है, 10th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं ओम्स लॉ कि V = IR है ना। तो इसमें क्या होगा, V जो है वो केमिस्ट्री के अंदर E बन जाता है बच्चों, पोटेंशियल को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास IR हो जाएगा। तो R किसके बराबर हो जाता है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमारे पास E/I हो जाता है बच्चों। और ये हो गया वोल्ट, I वोल्ट में हो गया, और ये एम्पियर हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है ना। वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है बच्चों,
या एम्पियर इन्वर्स कर दो इसको, ठीक है। और इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं ओहम। ओहम यानी एक ब्रेकर टाइप का होता है ये, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओहम से, ठीक है ना। इसको ओहम बोलते हैं बच्चों। इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओहम, ठीक है। और रेजिस्टेंस के रीजन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से रीजन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, कि एक तो आयन के बीच में अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है ये इसका रीजन है, ठीक है ना। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो रहेगी, तो वो क्या करेगा, कम फ्लो करने देगा उसको। तो क्या हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया। सेकंड मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन या सोल्वेंस, ठीक है ना, यानी कि जो वाटर उसके साथ बॉन्डिंग बनाए हुए हैं आयन के साथ, वो इसको कम फ्लो करने देगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों विस्कोसिटी। ये तीन हमारे पास क्या हो गए, रीजन हो गए, रेजिस्टेंस के रीजन हो जाते हैं, ठीक है ना। तीन रीजन हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस के हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस बच्चों। इसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो ऑफ करंट ही है। फ्लो ऑफ करंट को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। फ्लो ऑफ करंट, जितना ज़्यादा आयन आपका फ्लो करेगा उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा और उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो कंडक्टेंस होता है ना, और ये रेजिस्टेंस है जो इसका फ्लो का अपोज करता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कौन है, इसको अपोज करने वाला करंट के फ्लो को, और जो करंट का फ्लो है वो कंडक्टेंस हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या हो गए, दोनों के इन्वर्स हो गए बच्चों, ठीक है ना। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। तो जी इज इक्वल टू 1/R, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ओहम इन्वर्स। इसको ओहम इन्वर्स भी बोल देते हैं, या जो इसका वर्ड है ना जिसके आप बोलते हैं ओहम, तो ओहम का उल्टा कर दो आप महो बन जाएगा, महो। इसको महो भी बोल सकते हैं, या जो ओम इन्वर्स होता है ना इसको साइमन भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास साइमन भी हो सकता है। कंडक्टेंस की यूनिट साइमन भी होती है, महो भी होती है, और ओहम इन्वर्स हो जाएगी बच्चों। ये हमारे पास है कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सिंपली क्या है बच्चों, कि करंट का फ्लो होना कंडक्टेंस है और करंट का अपोज करना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। सारे ही फैक्टर हैं। अपोजिंग फोर्स नेचर के अंदर ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अकेला एक साइड का फोर्स कभी भी नहीं होता है, अपोजिंग फोर्स जरूर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिंग फोर्स है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड कंडक्टिविटी काप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडक्टिविटी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं काप्पा से, स्मॉल के से काप्पा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, काप्पा। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है इसका यूपीसी नेम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी है, और सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप इसको बोल देते हैं बच्चों कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सॉल्यूशन लिया, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, ठीक है ना। एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। इनके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास L है, और इनका एरिया A है, दोनों का A है एरिया। बीच में डिस्टेंस लेंथ है दोनों के, और आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि हमारे पास मेटालिक वायर होते हैं, आप जानते हो मेटालिक वायर के अंदर कि वायर की लेंथ आप इंक्रीज करते हो ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और वायर की मोटाई यानी कि जो एरिया इंक्रीज करोगे ना आप, तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है बच्चों। सेम आप इसमें अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। एरिया किसका होगा, इन प्लेट्स का होगा, और लेंथ क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा बच्चों, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी आप इन इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रखोगे ना, आयन को उतना ही ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एरिया होता है कि अगर आपने जो इलेक्ट्रोड ली है उसका जो एरिया है ना, अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी ये एरिया जो है उसके रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि आप जितनी मोटाई की जो है या जितनी बड़ी आप इलेक्ट्रोड लोगे ना, तो क्या होगा, आयन का टारगेट जो है ना वो बड़ा हो जाता है। टारगेट का मतलब है कि आयन आपका उसको आसानी से हिट कर सकता है, और आसानी से हिट करेगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को इकट्ठा कर दो, L/A हो जाएगा। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे रो लग जाएगी, रेजिस्टिविटी L/A। ये हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन आ गया। अब रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, RA/L, RA/L। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अब एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना।
तो एरिया और लेंथ मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, एरिया के अंदर 2 लेंथ हो गई और एक लेंथ और हमारे पास 3 लेंथ जब मिल जाती है तो वॉल्यूम बन जाती है। यानी कि आपके पास एक ऐसा बॉक्स बन गया, ठीक है ना, जिसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि एरिया भी 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया आपने, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया और लेंथ आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया और मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम। तो आपने इस तरह का एक बॉक्स बना लिया, ठीक है ना, जो इसकी वॉल्यूम जो है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। और इसकी एक जो साइड है ना, इस क्यूब की एक साइड को मैंने एक इलेक्ट्रोड बना दिया और दूसरी साइड को दूसरी इलेक्ट्रोड बना दिया बच्चों। ये पूरा जो आपके पास एक फेस है, इस पूरे फेस को क्यूब के मैंने इलेक्ट्रोड बना दिया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास एरिया आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका। और पूरा सॉल्यूशन जो है ना इसके बीच बीच में है अब, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी आपको इतनी बड़ी लेनी पड़ेगी कि पूरा सॉल्यूशन इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोड छोटी ली है तो इसमें क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सारे जो आयन है सॉल्यूशन के वो जो है वो कुछ एक आयन आपके रह जाएंगे, टारगेट हिट करने से बच जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आयन जो है इसके साथ हिट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, छोटी इलेक्ट्रोड है तो इसके लिए आप क्या करोगे कि पूरे फेस को ही आपने इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक है ना। और वॉल्यूम आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर ये आप जब एरिया 1 सेंटीमीटर कर दिया, लेंथ 1 कर दिया, तो रो किसके बराबर आ गया, आर के बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है ना वही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है बच्चों। आया समझ में। यानी कि आपको सॉल्यूशन चाहे कोई कितना ही बड़ा दे दे, आपको क्या करना है, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल उठाना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वही आपके पास है रेजिस्टिविटी होगी बच्चों। अगर आपने वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब से कम ज़्यादा कर दिया ना तो आपके पास जो रेजिस्टेंस मेजर करोगे वो उसको हम रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे, सैंपल 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही होना चाहिए, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का परफेक्ट सैंपल का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रोड भी इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी कि पूरा सॉल्यूशन उनके कांटेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है भी सॉल्यूशन आपका बचा हुआ है और आपने इलेक्ट्रोड छोटी रखी है, ठीक है ना। तो पूरा सॉल्यूशन आपका जो है ना, इलेक्ट्रोड जो है वो इतनी बड़ी हो, एरिया इतना बड़ा हो कि आपके पास पूरा सॉल्यूशन उसके कॉन्टैक्ट में बीच में होना चाहिए इलेक्ट्रोड के, और उसकी वॉल्यूम जो हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। सीधी सी बात है कि रेजिस्टिविटी जो है ना उसको क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होता है। अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दिया तो आपके पास क्या होगा बच्चों, जो हमें उसे रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे। जैसे कि आपको दे दिया कि 450 ml है, 450 ml आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बताओ क्या होगी। तो आप कहोगे 450 ml की तो रेजिस्टिविटी नहीं निकाल सकते, पर इसमें से आप क्या करोगे, 450 में से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो आप सैंपल उठा लोगे और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस निकालोगे ना वो रेजिस्टिविटी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास था रेजिस्टिविटी। अब हम चलते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है ना। कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इन्वर्स, और रेजिस्टिविटी का रिवर्स जो है ना, ये कंडक्टिविटी का हमारे पास जो है ना कंडक्टिविटी जो होती है कापा, ये रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होती है, ठीक है ना। तो आप पुट कर दीजिए, इसमें क्या था, R इज इक्वल टू रो L/A था बच्चों। अब R की जगह पुट कर दिया आपने 1/G और रो की जगह पुट कर दिया आपने 1/कापा और ये हो गया L/A। और यहाँ से हमारे पास कापा किसके बराबर आएगा, कापा को इधर ले जाओ, G को इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गया हमारे पास GL/A, GL/A के इक्वल हो गया। अब देखो इसमें अगर मैं फिर से लेंथ 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि K जो है ना कंडक्टिविटी ये G के इक्वल आ जाएगा, कंडक्टेंस के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एरिया 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन गई 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसी तरह जो प्रीवियस टॉपिक हमने रेजिस्टेंस वाला किया था, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी आपके पास सैंपल है उसके अंदर जितना भी कंडक्टेंस होगा उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब वही चीज़ें हैं कि आप सैंपल चाहे कितना ही बड़ा ले लो, आपके पास क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो भी कंडक्टेंस है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सैंपल है उसमें जितने भी आयन हैं उन सभी आयन्स का कंडक्टेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको इस तरह बनाना है, कोई इस तरह सैंपल नहीं लेना है, ठीक है ना। इस तरह राउंड शेप में या स्फेयर की फॉर्म में सैंपल नहीं लेना है, आपको इस तरह बनाना है। और इलेक्ट्रोड भी एक फेस को बनानी पड़ेगी ताकि आपके पास पूरा सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट में रहे बच्चों, ठीक है ना।
क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोड को छोटा कर दिया यानी फेस को हाफ कर दिया आपने, तो क्या हुआ बच्चों, हाफ फेस वाले जो है ना, हाफ फेस के सामने जो आयन है वो इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे और पूरी कंडक्टिविटी को आप मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रोड को इतना बड़ा पूरा फेस जो है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वो आप इसलिए लेते हैं ताकि पूरे आयन जो है ना उनकी कंडक्टिविटी को मेजर किया जा सके, जितने भी आयन सॉल्यूशन के अंदर सारे कॉन्टेक्ट में रहे, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का यूनिट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए है हमारे पास, तो R किसके बराबर होगा, रो किसके बराबर होगा हमारे पास, L बाई ए है। तो दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू R A ओवर L, यानी कि हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है इसकी यूनिट हो जाएगी ओहम, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, नीचे सेंटीमीटर है तो ये कट जाएगा, ये हमारे पास ओहम सेंटीमीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। सेम टाइप है कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ये हमारे पास कंडक्टिविटी है जी एल बाई ए, तो के हमारे पास क्या होगा, जी किसके बराबर होता है, यूनिट क्या है जी की यूनिट होती है बच्चों ओहम इनवर्स, और एल बाई ए है यानी सेंटीमीटर बाई में सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा और 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। के जो है ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों ओहम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारे पास ओहम सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओहम, और रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी ओहम सेंटीमीटर, पावर पॉजिटिव में रहेगी। कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओहम इनवर्स, और कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी बच्चों ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हमारे पास पावर नेगेटिव में रहेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि कौन कुछ एक मटेरियल हमारे पास उनकी कंडक्टिविटी जो है किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ठीक है ना। तो अगर आप मेटालिक कंडक्टर लेते हैं, मेटल लेते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है बच्चों सिल्वर की, इसके बाद कॉपर की, और इसके बाद गोल्ड की होती है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर बेटर इंसुलेटर कौन से हैं, तो इंसुलेटर में आप बताओगे कि हमारे पास टेफ्लॉन जो होता है ना, टेफ्लॉन ये सबसे ज़्यादा आपका इंसुलेटर होता है। इसके बाद हमारे पास ग्लास आते हैं, क्वार्ट्ज आते हैं, ये सेम होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है ना, क्वार्ट्ज आगे, या फिर हमारे पास आगे डायमंड बच्चों, डायमंड। ये इंसुलेटर आपके 3 तो एक जैसे हैं, इनकी एक जैसी हमारे पास कनेक्टिविटी है, और बाकी इंसुलेटर सबसे बेटर आपका टेफ्लॉन होता है। इसके बाद अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है, तो आप बताओगे 0.1 मोलार HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और 0.1 मोलार HCl की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो जर्मेनियम है ना ये सबसे बेटर आपके पास सेमीकंडक्टर होता है, और इसके बाद होता है हमारे पास सिलिकॉन बच्चों, ठीक है ना। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 बेटर सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हमने जो स्टडी किया है, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।